Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History, working at Government College, Nagaur. तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी कवूर के कंट्रीब्यूशन के बारे में इटली के यूनिफिकेशन में। तो जो लास्ट पॉइंट अपन ने शुरू किया था वो था डिप्लोमेसी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कवूर का योगदान है वो कूटनीति के क्षेत्र में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में किस प्रकार से कवूर ने अंतर्राष्ट्रीय मदद प्राप्त की इटली के एकीकरण में। तो थोड़ा सा इस 3-4 लाइनों को रिवाइज कर लेते हैं। कवूर ने बिना सहायता मांगे फ्रांस और ब्रिटेन की सहायता की क्रीमिया के युद्ध में रूस के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जब क्रीमिया वार खत्म हुआ उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, पेरिस कॉन्फ्रेंस। और पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि इटली विक्टर साइड से था, इटली ने अपनी सेना फ्रांस और ब्रिटेन की मदद के लिए भेजी थी, तो पेरिस कॉन्फ्रेंस में कवूर को भी इनवाइट किया गया। और उस कॉन्फ्रेंस में कवूर ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जो इटली की समस्या है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो इटली के एकीकरण की जो डिमांड थी, मांग थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाने का उसको मौका मिल गया। और फिर कवूर ने क्या प्राप्त किया, ही वन ब्रिटिश न्यूट्रलिटी, यानी उसने ब्रिटिश तटस्थता को प्राप्त किया है। यानी अगर युद्ध होता है इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में तो ब्रिटेन तटस्थ रहेगा, वो ऑस्ट्रिया की साइड नहीं लेगा, ब्रिटेन न्यूट्रल रहेगा। दूसरा उसने प्राप्त किया क्या, फ्रांस का सपोर्ट। यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती है इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में तो फ्रांस है वो इटली की मदद करेगा, एकीकरण के लिए फ्रांस है वो मदद करेगा इटली की। ठीक है, तो ये अपन ने पहले सारा डिस्कस कर लिया था कि जो ऑटोमन तुर्क है उनको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, बीमार व्यक्ति कहा जाता है। इसी कारण से क्रीमिया का युद्ध हुआ वहाँ पे, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया, तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप, ये जो पहला स्टेप इसने उठाया, कवूर ने ये पहला स्टेप उठाया, क्रीमिया के युद्ध में पार्टिसिपेट किया बिना बोले बिना कहे और अंतर्राष्ट्रीय मदद प्राप्त की। और फिर दूसरा क्या किया इसने, देखो फिर इसके बारे में प्लोम्बियर्स पैक्ट 1858। ये जो घटनाएं हैं इटली यूनिफिकेशन या अपन जर्मनी यूनिफिकेशन में भी घटनाएं देखें, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो अनलेस आप एक मैप नहीं बनाओ कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी घटना बाद में हुई, उसी प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन है कि 10-15 घटनाओं का क्रम क्या है, आप इनका चार्ट बनाओगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने अलग चार्ट बनाया, इटली यूनिफिकेशन का अलग चार्ट बनाया, जर्मनी यूनिफिकेशन का अलग चार्ट बनाया। वरना क्या होते हैं, अपन इंसिडेंट को कोरिलेट कर देंगे। जो घटना इटालियन यूनिफिकेशन से संबंधित है उसको अपन प्रोशिया यानी जर्मनी की यूनिफिकेशन से अपन जोड़ देंगे, तो वो चीज़ गलत है। तो आपको इनकी घटनाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कुछ घटनाएं कोरिलेटेड भी है दोनों में, लेकिन इनके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को याद करना आसान नहीं होता है। तो आपको इसमें प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको इसका घटनाओं का सीक्वेंस पता लगेगा। अब जैसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है क्रीमिया के वॉर में इटली का पार्टिसिपेशन कवूर के द्वारा। फिर दूसरा प्लोम्बियर्स पैक्ट 1858। अब ये देखो ये किसके बीच में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण पैक्ट है। पैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का एग्रीमेंट, एक प्रकार का समझौता। प्लोम्बियर्स एक जगह का नाम है, प्लोम्बियर्स का समझौता जो 1858 में हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है, कवूर और नेपोलियन थर्ड के बीच में हुआ है। कवूर जो इटली का प्राइम मिनिस्टर था और नेपोलियन थर्ड कौन था, जो नेपोलियन प्रथम का वंशज था। देखो सबसे महान जो राजा रहा है फ्रांस का, जो सम्राट रहा है, जो तानाशाह रहा है, वो नेपोलियन फर्स्ट है। फिर नेपोलियन फर्स्ट के बाद सेकंड भी आया और थर्ड भी आया। तो सेकंड और थर्ड का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नेपोलियन फर्स्ट का है, जो 1815 में नेपोलियन का अंत हो चुका रहा 1815 में। अब इस समय में 1858 के आसपास नेपोलियन तृतीय फ्रांस में राज कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाने के बाद जो कवूर है उसने फ्रेंच का सपोर्ट हासिल किया, यानी फ्रांस ने आश्वासन दिया कवूर को अगर ऑस्ट्रिया और इटली का युद्ध होता है तो फ्रांस है वो इटली की तरफ से लड़ेगा। तो उसी क्रम के तहत प्लोम्बियर्स पैक्ट हुआ नेपोलियन थर्ड और कवूर के बीच में। अब इसमें क्या डिसाइड किया गया, टू हेल्प इटली, वही चीज इसके बारे में बात कर रहा था। नेपोलियन थर्ड ने आश्वासन दिया कि अगर ऑस्ट्रिया अटैक करता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया अटैक करता है इटली को, तो नेपोलियन तृतीय इटली की मदद करेगा, ऑस्ट्रिया के साइड में नहीं जाएगा बल्कि इटली की साइड में रहेगा। लेकिन नेपोलियन थर्ड ने बदले में कुछ मांगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें कोई भी देश किसी अन्य देश की ऐसी मदद नहीं करता जब तो कोई गिव एंड टेक नहीं हो कि मैं आपको एक आर्ट से ये दूंगा दूसरे आर्ट से आप मुझे ये दो। तो अब किसके एक्सचेंज में
फ्रांस मदद करेगा कबूर की। फ्रांस ने कहा मुझे नेपल्स और सिसिली चाहिए, नेपल्स और सिसिली, और जिसको हालांकि नेपल्स और सिसिली को भी इटली में मिलाना जरूरी था। आप देखो कबूर की चालाकी, नेपल्स और सिसिली बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको इटली के यूनिफिकेशन में मिलाना बहुत जरूरी था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि फ्रांस की मदद की बहुत अधिक आवश्यकता थी, कबूर तैयार हो गया नेपल्स और सिसिली को फ्रांस को देने के लिए, और बदले में फ्रांस कबूर की मदद करेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के अंदर। अब यहाँ पे नेपोलियन थर्ड की गलती रही, इसमें आगे अपन को पता लगेगा। अब ये देखो क्या है, नेपोलियन थर्ड के बारे में लिखा हुआ है, कीन इंटरेस्ट इन इटालियन क्वेश्चन। नेपोलियन थर्ड है, उसने बहुत इंटरेस्ट रखा, उसने बहुत रुचि रखी इटली के प्रश्न में। क्यों रखी? पहली बात ये है, पहला कारण ये है कि जो नेपोलियन फर्स्ट की विरासत थी, क्योंकि जो नेपोलियन प्रथम जो महान सम्राट रहा है फ्रांस में, उसने इटली पे भी अपना अधिकार किया था, उसने प्रशिया पे भी अपना अधिकार किया था, पूरे यूरोप में अपनी धाक जमाई थी नेपोलियन फर्स्ट में। तो उसी के मार्गदर्शन में चलते हुए, उसी से प्रेरणा पाते हुए नेपोलियन थर्ड ने भी इटली के प्रश्न में रुचि दिखाना शुरू कर दिया और कबूर के साथ समझौता कर लिया। फिर इसके बाद है दूसरा कारण क्या है, एक तो उसकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था नेपोलियन फर्स्ट के, क्योंकि इसके थ्रू भी कुछ मिल ही रहा था नेपोलियन थर्ड को। नेपल्स और सिसिली की बात हुई थी कि बदले में फ्रांस को नेपल्स और सिसिली मिल जाएंगे। और जो दूसरा कारण है वो है टेरिटोरियल गेन, वह अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था नेपोलियन थर्ड। तो इन दो कारणों से उसने इटली के प्रश्न में रुचि लेना शुरू किया, लेकिन वास्तव में आगे चल के क्या हुआ, नेपोलियन थर्ड को कुछ मिल नहीं पाया, उल्टा जो उसको मिला वो डिसरिस्पेक्ट मिला, वो कोई खास फायदा नहीं ले पाया इटली के जो प्रश्न उसमें अपनी टांग घुसेड़ने के अंदर। तो वास्तव में रिटर्न में नेपोलियन थर्ड को आगे चल के अपन देखेंगे कुछ विशेष मिल नहीं पाया। एज पॉजिटिव ऑफ एनवायरमेंट ऑफ क्रीमिया इशू, जैसा कि ये समझौता क्यों हो पाया जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, क्रीमिया के इशू, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें इटली ने उन दोनों देशों की मदद की थी और बदले में इटली को आश्वासन मिला था मदद का। तो क्रीमिया का जो युद्ध बेसिस है, आधार है प्लम्बियर्स पैक्ट का। तो इट वॉज ए ग्रेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर कबूर, ये बहुत ही बड़ा कूटनीतिक जीत थी कबूर की, प्लम्बियर्स पैक्ट, जिसके तहत नेपोलियन थर्ड को अपनी तरफ मिला लिया। अब देखो आगे चलो, लोम्बार्डी यूनिफिकेशन। अब 1859 में लोम्बार्डी नाम की जगह है इटली के आसपास का एक राज्य है जिसको यूनिफाई कर लिया गया पीडमोंट सार्डिनिया में, यानी लोम्बार्डी वाज यूनिफाइड 1859 में, लोम्बार्डी का एकीकरण हो गया। अब कैसे हुआ, कबूर इंस्टिगेटेड रिवोल्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। अब देखो लोम्बार्डी पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, अगर अपन पहले पढ़ेंगे तो अपन को पता लगेगा कि लोम्बार्डी और वेनेशिया शायद वो ऑस्ट्रिया के पास थे, तो ऑस्ट्रिया वहाँ पे राज कर रहा था लोम्बार्डी में। तो कबूर ने वहाँ के स्थानीय नागरिकों को भड़काया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, और उन नागरिकों ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया। फिर इसका फलस्वरूप क्या हुआ, ऑस्ट्रिया अटैक्ड, ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया और फ्रेंच हेल्प और फ्रांस की मदद यहाँ पे मिल गई, क्योंकि पैक्ट हो चुका था नेपोलियन थर्ड के साथ इटली का। यानी ऑस्ट्रिया अटैक्ड, तो ऑस्ट्रिया ने किस पे अटैक किया, पीडमोंट सार्डिनिया पे अटैक किया, जिसके लीडरशिप में इटली का एकीकरण होना था। तो ऑस्ट्रिया के अटैक के बाद फ्रांस ने मदद की कबूर की, इटली की। फिर इसके बाद क्या हुआ, लोम्बार्डी कैप्चर। अब लोम्बार्डी तो कैप्चर कर लिया, ठीक है, और उसको यूनिफाई भी कर दिया, लोम्बार्डी को फटाफट कैप्चर कर लिया, फ्रांस का सहयोग मिल गया और उसको यूनिफाई भी कर दिया। लेकिन इससे एक जीत के पश्चात फ्रांस वापस पीछे हट गया, क्योंकि जो नेपोलियन थर्ड है वो उसकी एक स्टेबल पॉलिसी नहीं थी, वो खुद विसिलेट कर रहा था। विसिलेट का क्या मतलब है, कभी इस तरफ जाए कभी इस तरफ जाए, वो एक चीज को डिसाइड नहीं कर रहा था कि एक तो पूरी तरीके से इटली के साथ चला जाए, तो जस्ट नेपोलियन थर्ड अपने गेन देख रहा था, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा। इसी चक्कर में उसने कबूर की मदद की, और इसी कारण हम देखते हैं जैसे लोम्बार्डी पर कब्जा हुआ इटली का फ्रांस की मदद से, फ्रांस पीछे हट गया, फ्रांस विड्रू। और वेनेशिया, मैंने कहा ना दो जगह पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, लोम्बार्डी और वेनेशिया, तो लोम्बार्डी तो मिल गया फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करके इटली को, लेकिन वेनेशिया नहीं बन पाया, क्योंकि जो नेपोलियन तृतीय है उसने अपनी सेना पीछे बुला ली, ठीक है, वेनेशिया हाथ नहीं लग पाया। फिर इसके बाद अब क्यों, और बात यह है कि नेपोलियन थर्ड ने ऐसा कदम क्यों उठाया, बीच में ही जो उसने आश्वासन दिया था इटली को, उस आश्वासन को पूरा क्यों नहीं किया। एज कैजुअलिटीज हुई, इसका मतलब ये है कि क्योंकि लोम्बार्डी के अंदर जो युद्ध किया गया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, उसमें फ्रांस के कई सारे सैनिक मारे गए, तो एक तो ये कारण हो गया पीछे हटने का। दूसरा है, अब नेपोलियन तृतीय को यकीन हुआ, अब नेपोलियन तृतीय को पता लगा कि यूनाइटेड इटली कुड बी ए थ्रेट, कि अगर इटली का एकीकरण हो जाता है तो इटली एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी फ्रांस के लिए, फ्रांस को भी चुनौती दे सकती है। ये चीज़ उसने पहले क्यों नहीं सोची, ठीक है, यूनाइटेड इटली कुड बी ए थ्रेट,
यानी चुनौती पैदा कर सकती है अगर इटली एक हो गई, एकीकरण हो गया इटली का। कबूर तो एकीकरण ही करना चाह रहा था। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ज्यूरिख ट्रीटी हुई है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो ज्यूरिख ट्रीटी में क्या हुआ, लोम्बार्डी टू पीडमोंट सार्डिनिया। ज्यूरिख ट्रीटी में जो लोम्बार्डी कैप्चर किया गया इटली और फ्रांस के द्वारा, वह लोम्बार्डी पीडमोंट सार्डिनिया को मिल गया। मैंने बताया था अगर इटली का एकीकरण होगा तो पीडमोंट सार्डिनिया के अंतर्गत ही हो सकता है। लीडरशिप पीडमोंट सार्डिनिया की होनी थी, क्योंकि पीडमोंट सार्डिनिया सबसे अधिक ताकतवर राज्य था उस क्षेत्र का। इन्हीं की लीडरशिप में, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है PS, पीडमोंट सार्डिनिया। तो ज्यूरिख ट्रीटी के तहत लोम्बार्डी है वो पीडमोंट सार्डिनिया में मिला देगी, यानी शुरुआत होगी एकीकरण की। धीरे धीरे करके अपन देखेंगे अन्य राज्य उनको भी पीडमोंट सार्डिनिया में मिलाया गया। अब वेनेशिया स्टिल विद ऑस्ट्रिया, अपन ने देखा वेनेशिया को पे जीत हासिल नहीं कर पाए थे इटली, क्योंकि फ्रांस पीछे हट गया। तो वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के पास में था। अब ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया। फर्स्ट फेज में देखो मुख्यतः दो बातें। प्रथम फेज में इसकी कूटनीतिक जो चाल है इसकी कबूर की, पहला तो है उसने क्रीमिया के युद्ध में मदद की और उसके बाद सपोर्ट हासिल किया ब्रिटेन और फ्रांस का। फिर दूसरा ये है किस प्रकार से कबूर ने प्लम्बियर्स को इटली में मिला लिया। वेनेशिया को नहीं मिला पाया, लेकिन लोम्बार्डी को मिला लिया इटली में प्लम्बियर्स पैक्ट की सहायता से और ज्यूरिख ट्रीटी की सहायता से, लेकिन वो वेनेशिया को नहीं मिला पाया। फर्स्ट फेज इज ओवर नाउ। अब अपन इसी में अपन आगे बात करते हैं कि जैसे नेपोलियन थर्ड ने क्यों विड्रॉ किया, फ्रेंच कैजुअलिटीज हुई, यूनाइटेड इटली कुड बी बिगर थ्रेट, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद तीसरा कारण ये कि कबूर रिजाइंड एज किंग। कबूर ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। एज king not allowed him to continue fight as aware of Austrian might, क्योंकि क्या था, जो इटली का जो पीडमोंट सार्डिनिया का राजा था इमैनुअल या जो भी वहाँ का राजा था, और जो कबूर था प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में मतभेद हो गया। जैसे लोम्बार्डी में लाया गया इटली में, कबूर चाह रहा था कि हम युद्ध को आगे लड़ें, अगर फ्रांस मदद नहीं कर रहा है तो उसकी मदद के बिना हम युद्ध को आगे लड़ें, हम वेनेशिया को भी मिला लेंगे। लेकिन राजा ने उसको मना कर दिया, इटली के राजा ने। उसने कहा कि हम युद्ध को जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत ही ताकतवर देश है और हमें अब फ्रांस का सहयोग भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कबूर इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कबूर ने रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन क्या हुआ, शीघ्र ही नॉर्थ इटली, जो उत्तर इटली का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे एक विद्रोह हो गया। उस विद्रोह के कारण कबूर को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। ठीक है, उसने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन हालात इतने संकट में हो गए इटली के अंदर कि उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब ये लाइन है, किसने कहा, दे हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम मेकिंग इटली थ्रू डिप्लोमेसी फ्रॉम नॉर्थ, आई विल मेक इट थ्रू रेवोल्यूशन फ्रॉम साउथ। अब कबूर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी इसके बाद, जब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना। कबूर ने क्या कहा, उन्होंने मुझे उत्तरी भाग से इटली को एकीकृत करने से रोका है कूटनीति के माध्यम से, यानी कूटनीति के माध्यम से उन्होंने मेरे को रोका है उत्तरी भाग से इटली को एकीकृत करने के लिए। अब मैं दक्षिण भाग से इटली को एकीकृत करूंगा। ठीक है, अभी दक्षिण की तरफ ये प्रयास करेगा कि दक्षिण का जो हिस्सा है वो इटली के अंदर एकीकृत हो जाए। फिर इसके बाद आगे देखो, यूनिफिकेशन ऑफ PMT, परमा, मोडेना और टस्कनी, 3 राज्य थे, रोमांगना एंड बोलोगना, रोमागना एंड बोलोगना, 1860। तो 1800 अपन देखो बात कर रहे थे 1858, 1859। अब 1860 में क्या हुआ, 3-4 जगह और एकीकृत हो गई, परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमागना और बोलोगना। ठीक है, वहाँ पे विद्रोह हो गया, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ पे उस क्षेत्र को इटली में मिला दिया गया, क्योंकि वहाँ पे सब जगह पे मोरलेस इटालियन ही रहा करते थे वहाँ पे, क्योंकि इटली का ही क्षेत्र रहा हुआ तो पास्ट में, तो उससे कोई एकीकृत करना। तो 3 + 5 राज्य 1860 में एकीकृत हो गए। अब इसके और अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश न्यूट्रलिटी एज प्राइम मिनिस्टर पैल्मरस्टोन सपोर्टेड कबूर। अब जो भी विद्रोह हुए या जो भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हुआ इस समय में, उसमें ब्रिटिश न्यूट्रल रहे। जैसे आपने कहा ना, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था पेरिस कॉन्फ्रेंस में कि ब्रिटिश न्यूट्रल रहेंगे, तो ब्रिटिश तटस्थ रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पैल्मरस्टोन। ये इंडियन हिस्ट्री में भी नाम आता है इस समय लॉर्ड पैल्मरस्टोन का। तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पैल्मरस्टोन, और उन्होंने कबूर को पूरा सहयोग दिया, न्यूट्रल रह के सहयोग दिया। एक्टिवली हेल्प नहीं की कि अपनी सेना भेज दी, लेकिन उसके पक्ष में रहे वो। कबूर एग्रीड टू गिव नेपल्स एंड सिसिली टू फ्रांस। अब जैसे अपन ने बात की थी, वो कौन सा पैक्ट था वो, जिसमें कहा था, प्लम्बियर्स पैक्ट में कहा था ना
कि अगर फ्रांस मदद करेगा इटली की तो उनको नेपल्स और सिसिली देना पड़ेगा इटली को फ्रांस को। अब यहाँ पे क्या हुआ, कबूर एग्रीड। अब कबूर मान गया कि जो नेपल्स और सिसिली का क्षेत्र है वो फ्रांस को दे दिया जाए। टू फ्रांस एज फ्रांस एग्रीड टू सपोर्ट, क्योंकि फ्रांस सहायता करने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, नेपल्स और सिसिली फ्रांस को दे दिए गए। तो ये जो क्षेत्र हैं परमेना, परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमाग्ना, बोलोग्ना, ये सारे नॉर्थ सेंट्रल के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे विद्रोह के पश्चात वहाँ पे प्लेबिसाइड किया गया। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह में अधिकांश लोगों ने कहा कि हम इटली में शामिल होना चाहते हैं। तो उत्तर और केंद्रीय जो भाग है उसको इटली में मिला दिया गया। तो उत्तर और केंद्रीय भाग में ये सारे क्षेत्र आते हैं। मैप देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये इटली में मिला दिए गए। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या देखा है, इमैनुअल, स्टेट ऑफ विक्टर, स्टेट ऑफ गैरिबल्डी। अब ये देखो, जो नेपल्स और सिसिली जो फ्रांस को दिए गए वो बहुत ही पेनफुल डिसीजन था कबूर के लिए। कैसे? क्योंकि जो नेपल्स है वो किसका राज्य था, किसका क्षेत्र था? नेपल्स था। राजा इमैनुअल जो राजा था इटली का, उसका खुद का क्षेत्र था नेपल्स। ठीक है, तो उसको भी देना पड़ा फ्रांस को। दूसरा सिसिली, और जो सिसिली है वो गैरिबल्डी का राज्य रहा था। गैरिबल्डी जो एक महान नेता रहा है इटली यूनिफिकेशन के अंतर्गत। तो कबूर के द्वारा ये डिसाइड करना कि नेपल्स सिसिली को फ्रांस को दे देना, ये बहुत ही पेनफुल डिसीजन था। लेकिन फिर भी कबूर ने किया, क्योंकि आगे अभी भी उम्मीद बनी हुई थी कि ये क्षेत्र में वापस मिल जाएंगे कभी ना कभी भविष्य में। अभी एक बार के लिए फ्रांस को देने पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं नेपल्स और सिसिली के बारे में। ठीक है, नेपल्स, सिसिली, उम्ब्रिया, मार्चेज यूनिफिकेशन 1860। कुछ और राज्यों को 1860 में मिला दिया गया। ठीक है, इसी के साथ ही अपन ये अपना डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपन नेक्स्ट में अपन लास्ट बात करते हुए, लास्ट फेज के बारे में बात करते हुए इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।